हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। तो दोस्तों, जो डिसेबिलिटी की सीरीज़ हमने चला रखी है तो उसी में हम लेकर के आ गए हैं अपना एक नया वीडियो, जिसका टॉपिक है आज ऑटिज़म। तो आज का जो ये टॉपिक है ये टोटल 2 भागों में डिवाइड है। तो ये है पार्ट फर्स्ट, इसके बाद आएगा पार्ट सेकेंड। तो आई होप कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया कार्य अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है काम करने की। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इस कंटेंट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारा अर्थ है कि जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप वगैरह पे, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑटिज़म। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और इसको समझते हैं। ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म एक मस्तिष्क का विकार है जो अक्सर इससे ग्रस्त व्यक्तियों का दूसरे के साथ संबंधित होना कठिन बनाता है। ऑटिज़म में मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र एक साथ काम करने में विफल हो जाते हैं। इसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार भी कहा जाता है। ऑटिज़म से ग्रस्त व्यक्ति बाकी लोगों से अलग सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। यदि आप ऑटिस्टिक हैं तो आपको पूरे जीवन ऑटिज़म रहेगा। ये कोई बीमारी नहीं है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सभी ऑटिस्टिक लोगों को कुछ ना कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह सबको अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करता है। कुछ ऑटिस्टिक लोगों को सीखने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या या अन्य स्थितियां होती हैं, जिसका मतलब है कि लोगों को विभिन्न प्रकार से सहायता की आवश्यकता होती है। सही तरह से सहायता करने पर ऑटिस्टिक व्यक्ति को काफ़ी मदद मिल सकती है। आगे देखते हैं ऑटिज़म के कितने प्रकार हैं। तो प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। ऑटिज़म के कुल 3 प्रकार हैं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसको क्लासिकल ऑटिज़म भी कहा जाता है, एस्पर्जर सिंड्रोम और थर्ड है परवेसिव डेवलपमेंट विकार। तो ये तीनों प्रकार हैं ऑटिज़म के। तो चलिए एक एक करके इन प्रकारों को समझते हैं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या क्लासिकल ऑटिज़म। ऑटिज़म शब्द सुनते ही अधिकांश लोग इसी प्रकार के बारे में सोचते हैं और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग आमतौर पर देरी से बोलते हैं और सामाजिक व संचार की चुनौतियों का सामना करते हैं और असामान्य व्यवहार रुचियां भी रखते हैं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले कई लोगों को बौद्धिक समस्याएं भी होती हैं। नेक्स्ट प्रकार की चर्चा करते हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम से ग्रस्त लोगों को आमतौर पर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के कुछ लक्षण होते हैं। उन्हें सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनकी असामान्य व्यवहार रुचियां भी हो सकती हैं। हालांकि उन्हें आमतौर पर भाषा संबंधी या बौद्धिक समस्याएं नहीं होती हैं। थर्ड टाइप की बात करते हैं अब। परवेसिव डेवलपमेंट विकार। जिन लोगों में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या एस्पर्जर सिंड्रोम के कुछ लक्षण होते हैं, उन्हें परवेसिव डेवलपमेंट विकार हो सकता है। ऐसे लोगों में आमतौर पर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले लोगों की तुलना में लक्षण कम होते हैं या उनकी तीव्रता कम होती है। लक्षण केवल सामाजिक और संचार की चुनौतियों का कारण बनती हैं। यानी कि इन बच्चों का, अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो इन बच्चों का आईक्यू कम नहीं होता है। यह एक व्यवहार संबंधी समस्या है, यह एक स्थिति है। यानी कि इनके अंदर संचार संबंधी जो कौशल होते हैं ये उसके अंदर विकृति पाई जाती है और ये अपनी दुनिया में ही मदमस्त रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑटिज़म के लक्षणों की बात कर लेते हैं
ताकि हमारे जितने भी विशेष शिक्षक साथी हैं वो ऑटिज़म के बच्चों को पहचानने में उनको सहायता प्राप्त हो सके। सामाजिक संचार और संपर्क समस्याएं, अपने नाम पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहना, गले से लगाने या पकड़ने पर विरोध करना और अकेले खेलना पसंद करना, नज़रें मिलाने से बचना और चेहरे के अभिभावों का ना होना, ना बोलना या बोलने में देरी करना या पहले ठीक से बोलने वाले शब्द या वाक्य को ना बोल पाना, शब्दों या वाक्यांशों को दोहराने लेकिन उनके उपयोग की समझ ना होना, सरल प्रश्न दिशाओं को समझने में असमर्थ होना, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करना और दूसरों की भावनाओं से अनजान रहना। ये सारी समस्याएं अगर किसी बालक के अंदर हैं तो संभवतः वो ऑटिज़म का शिकार हो सकता है। ऑटिज़म के लक्षणों के बारे में आगे बात करते हैं। बोलना या बोलने में देरी करना या पहले ठीक से बोलने वाले शब्द या वाक्यांश को ना बोल पाना, वार्तालाप को शुरू नहीं कर पाना या जारी नहीं रख पाना या केवल अनुरोध के लिए बातचीत करना, एक असामान्य लय से बोलना, एक गीत की आवाज़ में रोबोट जैसी आवाज़ का उपयोग करना, निष्क्रिय, आक्रामक या विघटनकारी होने के कारण सामाजिक संपर्क से बचना, कुछ गतिविधियों को दोहराना जैसे हिलना, घूमना या हाथ फरफराना या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि जैसे सिर पटकना, विशिष्ट दिनचर्या या अनुष्ठान विकसित करना और थोड़े ही बदलाव से परेशान हो जाना, लगातार हिलते रहना, असहयोगी व्यवहार करना या बदलने के लिए प्रतिरोधी होना, समन्वय की समस्या या अजीब गतिविधियां करना जैसे कि पंजे के सहारे चलना या पंजे पर चलना, रोशनी, ध्वनि और स्पर्श के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील होना और दर्द महसूस ना करना, कृत्रिम खेलों में शामिल ना होना, असामान्य तीव्रता या ध्यान लगाकर कोई कार्य गतिविधि करते रहना, भोजन की अजीब पसंद होना जैसे कि केवल कुछ खाद्य पदार्थों को यानी कि खाने वाली वस्तुओं को खाना या कुछ खास बनावट वाले पदार्थों का ही सेवन करना। तो ये हो गए हमारे लक्षण। अब हम ऑटिज़म के कारण और जोखिम की बात कर लेते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार का कोई भी ज्ञात कारण नहीं है। विकार की जटिलता और तीव्रता हर किसी में भिन्न होते हैं, इसलिए इसके कई कारण माने जाते हैं। आनुवंशिकी और पर्यावरण कारण दोनों ही ऑटिज़म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि अगर इसके कारणों की बात की जाए सामान्य भाषा के अंदर तो इसके दोनों कारण हो सकते हैं। पर्यावरण कारक भी हो सकता है और जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि ये दोनों दोनों जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो इसके लिए जिम्मेवार हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आनुवंशिक समस्या की बात कर लेते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार में कई अलग अलग चीज़ शामिल होते हैं। कुछ बच्चों में ऑटिज़म किसी आनुवंशिक विकार से संबंधित हो सकता है। दूसरे के लिए आनुवंशिक परिवर्तन बच्चों को ऑटिज़म के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं या पर्यावरण जोखिम कारक बना सकते हैं। कुछ आनुवंशिक समस्याएं पारिवारिक होती हैं जबकि कुछ अपने आप ही होती हैं। पर्यावरण कारक की बात कर लेते हैं। शोधकर्ता वर्तमान में ये खोज कर रहे हैं कि क्या वायरल संक्रमण, गर्भावस्था की जटिलताएं या वायु प्रदूषण ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार की वजह से बनते हैं या नहीं। तो ये था आज का ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद आएगा पार्ट सेकेंड। तो ये आप पहले अच्छे से देख लीजिए, इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जो पार्ट सेकेंड आएगा जस्ट इसके 1 डे के बाद ही इसका पार्ट सेकेंड भी अपलोड हो जाएगा। हमारा उद्देश्य छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने का इसलिए रहता है क्योंकि लंबी वीडियोस में बच्चे भी ज़्यादा बोर हो जाते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें ताकि आपको फ़ायदा
अच्छे से मिल सके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हर डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी आनी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर ज़्यादा मात्रा में हमें कमेंट मिलते हैं तो हम अपनी टीम के साथ इस और भी फोकस करेंगे और आपको हर डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी देंगे। लेकिन वो तब देंगे जब हमारे पास ज़्यादा डिमांड आएगी। अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो हम ज़रूर इसके लिए भी सोचेंगे ताकि आपको और फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर इसको फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।